स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। बात करें। ये खोखले बॉक्स के समान लगभग लोहे का बना होता है जो बेड के सामने वाले भाग पर साइडर के हिस्से फिट किया होता है। गैरेज को दाएं बाएं तथा इस पर लगी क्रॉस लाइट को हस्त अथवा स्वचालित चाल ऑटोमेटिक स्पीड प्रदान करने के लिए इस पर बहुत से हैंडल व लीवर, टैरेट हैंड, व्हील फीड, एडजस्टिंग लीवर, ट्रेडिंग लीवर तथा थ्रेड चेसिंग डायल आदि लगे होते हैं। इन लीवर का संबंध एप्रन हाउसिंग में लगी बहुत सी गरारियों, वर्म व वर्म व्हील, स्प्लिट हाफ नट व फ्रिक्शन क्लच आदि से होता है। इसके बीच में से फीड रॉड तथा लीड स्क्रू गुजरता है। स्प्लिट हाफ नट को लीड स्क्रू के साथ एंगेज करके चूड़ियां काटी जाती हैं। अब बात करते हैं लीड स्क्रू। ये देखिए आपका एप्रन दिया हुआ है, इस पूरे को एप्रन बोलते हैं। ठीक, इसमें देखो फीड शाफ्ट लीवर दिया हुआ है और लीवर स्क्रू लीवर दिया हुआ है ये, और ये लीड स्क्रू दिया हुआ है और फीड शाफ्ट दिया हुआ है। ठीक, बात करते हैं लीड स्क्रू यानी लीड स्क्रू निकेल स्टील की एक लंबी शाफ्ट होती है जिस पर अपनी चूड़ी कटी होती है। यह एप्रन के बीच में से गुजरता है। इसके हेड स्टॉक वाले सिरे पर चालित गरारी
लगी होगी तथा दूसरा सिरा बेड के सामने लगे बियरिंग के अंदर में फ्री घूमता है। कुछ मशीनों से इसे टर्नर गियर बॉक्स द्वारा जोड़ा जाता है, जिसका उपयोग भिन्न भिन्न पिच की चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है। कई बार लीड स्क्रू की पूरी लंबाई में वी लंबाई की वी कटी होती है, जो फीड रॉड का भी कार्य करती है। जिन मशीनों में फीड रॉड अलग से लगी हो तो लीड स्क्रू को केवल उसी समय चलाना चाहिए जब चूड़ी काटनी हो। चूड़ी काटने के लिए एप्रन पर लगे लीवर द्वारा हाफ नट को लीड स्क्रू तथा इंगेज करने से कैरेज को यांत्रिक चाल प्रदान करके चूड़ियां काटी जाती हैं। अब बात करते हैं फीड रॉड। यह भी निकट स्टील की एक लंबी छड़ होती है, जिसकी पूरी लंबाई में कीवे कटी होती है। यह लीड स्क्रू के ऊपर या नीचे उसके समांतर फिट होती है ये, तथा अप्रेन के अंदर लगे वर्क में से होकर गुजरती है। इसका उपयोग कैरेज तथा क्रॉस स्लाइड को स्वचालित फीड प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं फील्ड मैकेनिज्म भरण यंत्रावली। जहाँ पे एक चक्कर में टूल जितनी दूरी तय करता है उसे फीड कहते हैं। खराद पर टूल को तीन प्रकार से फीड दी जाती है। नंबर एक अनुदैर्ध्य फीड यानी भरण। नंबर दो क्रॉस फीड। नंबर तीन कोणीय फीड। अब बात करते हैं नंबर अनुदैर्ध्य फीड की। जब कैरेज को बेड पर दाएं या बाएं सरका कर टूल को खराद की अक्ष रेखा के समांतर चलाया जाता है तो उसे लागी चूड़न फीड कहते हैं। यह प्रायः पैरेलल तथा स्टेप टर्निंग के लिए उपयोग की जाती है। इसमें फीड तथा स्वचालित दोनों प्रकार से दी जाती है। अब बात करते हैं क्रॉस फीड। जब टूल को क्रॉस स्लाइड की सहायता से गर्दन के समकोण पर चलाया जाता है तो उसे क्रॉस फीड कहते हैं। यह प्रायः जॉब पर फेसिंग, शोल्डर टर्निंग तथा जॉब का व्यास आदि बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें भी फीड हाथ तथा स्वचालित विधियों से दी जाती है। अब बात करते हैं कोणीय फीड। कंपाउंड रेस्ट स्लाइड को इच्छित कोण पर सेट करके कंपाउंड रेस्ट स्लाइड हैंडल के द्वारा टूल को जो चाल प्रदान की जाती है उसे कोणीय फीड कहते हैं। इस फीड के द्वारा गोलाकार जॉब को कोणीय तल बनाए जाते हैं। यह फीड केवल हस्त चलित ही रहित है। खराद पर कैरेज तथा क्रॉस स्लाइड को निम्नलिखित भिन्न यंत्रावली द्वारा फीड दी जाती है। नंबर एक हेड स्टॉक। हेड स्टॉक के बाहर लगी गरारियों द्वारा के बाहर लगी गरारियों
हेड स्टॉक के बाहर लगी गाड़ियों द्वारा इसमें टबलर गियर की बाहरी सिरे पर लगे स्टेट व ड्राइवर गियर से लीड स्क्रू पर लगे ड्रीवन या लीड स्क्रू गियर को कोऑर्डिनेट प्लेट पर लगे आइडलर गियर द्वारा चाल प्रदान की जाती है। इस विधि में लीड स्क्रू या फीड रॉड को घड़ी की सुइयों के विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज तथा घड़ी की सुइयों के अनुरूप अर्थात क्लॉक व दक्षिणा में चलाने के लिए टम्बलर गियर यंत्र में उपयोग में लाई जाती है। अब बात करते हैं नंबर 2, नॉर्टन गियर बॉक्स द्वारा। यह हेड स्टॉक के नीचे फिट किया होता है। खराद मशीन के स्पिंडल से गरारियों द्वारा इसे चाल प्रदान की जाती है। इसे किक बेल गियर बॉक्स भी कहते हैं। भिन्न भिन्न साइज की कई गरारियां होती हैं जिनकी सहायता से लीड स्क्रू व फीड रॉड की चाल को बदल सकते हैं और भिन्न भिन्न पिच की चूड़ियां काट सकते हैं। कुछ मशीनों में ड्राइवर ट्यूबन व आइडलर इस पर लगे चाल के अनुसार बदलनी पड़ती है। बात करते हैं लीड नंबर 3, लीड स्क्रू या फीड रॉड द्वारा। कैरेज को लॉन्गी चूर्ण या क्रॉस फीड लीड स्क्रू या फीड रॉड द्वारा दी जाती है अर्थात स्क्रू व फीड रॉड के बिना चूड़ी काटना हुआ कैरेज को स्वचालित फीड देना संभव नहीं है। नंबर 4 है एप्रन यंत्रावली। लीड स्क्रू तथा फीड रॉड को घोड़ी गति मतलब रोटरी मोशन को त्याग आगामी गति में बदलने के लिए अप्रन यंत्रावली प्रयोग में लाई जाती है। विभिन्न खराद निर्माताओं के द्वारा विभिन्न अप्रन यंत्रावली बनाई गई है। एक अप्रन यंत्रावली दिखाई गई। इस यंत्रावली के फीड स्क्रू में चाबी कटी होने के कारण यह फीड रॉड का भी कार्य करती है। इसमें लीड स्क्रू एक वर्म में से गुजरता है। इस वर्म में एक चाबी फिक्स की होती है जिससे जब लीड स्क्रू अथवा फीड रॉड घूमती है तो यह वर्म भी घूमता है। इस वर्म से एक वर्म व्हील मैच करता है। इस वर्म व्हील पर सेफ्टी क्लच लगा होता है। अप्रन के सामने लगे सेफ्टी क्लच नॉब को टाइट करने से क्लच के धुरे पर लगी गरारी घूमने लग जाती है। इस गरारी में अप्रन पर लगे फीड कंट्रोल लीवर को भी स्थिति में रखने पर लॉगी चुनन गियर घूमने लग जाता है। इस गियर से तीनियन गियर की चाल मिलती है।
बस चूड़ी कतरनी नेत्रावली। भिन्न भिन्न चूड़ी की पिच भिन्न भिन्न पिच की चूड़ी काटने के लिए गियर फ्रेम या गियर बॉक्स की सहायता से लीड स्क्रू को भिन्न विभिन्न गतियों पर घुमाया जाता है। दो भागों में विभाजित अप्रैल में भागों में विभाजित नट ऊपर नीचे स्लाइड करता है जिन्हें हाफ नट कहते हैं। इन नटों पर दो पिनें लगी होती हैं। यह पिनें डिस्क कैम की झिल्लियों में चलती है। यह कैम थ्रेड लीवर के साथ जुड़ी होती हैं जिससे थ्रेडिंग लीवर को जब ऊपर उठाते हैं तो अप्रैल में लगे हाफ नट लीड स्क्रू को पकड़ लेते हैं जिससे कैरेज को चाल मिलती है। यह चूड़ी काटी जाती है तब तथा जब लीवर को नीचे काटते हैं तो हाफ नट खुल जाते हैं जिससे लीड स्क्रू व कैरेज का संबंध विच्छेद हो जाता है। चूड़ी काटने की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन खराद संक्रियाएं वाले अध्याय में किया गया। खराद पर जॉब तथा टूल को पकड़ने के लिए जिन युक्तियों को प्रयोग किया जाता है उन्हें खराद व उप साधन कहते हैं। जैसे केंद्र, एज प्लेट, चालक प्लेट, कोण प्लेट, जॉ कैरियर, मैंड्रिल, चक, स्टडी रेस्ट, जिग व पिक्चर आदि। खराद मशीन पर कुछ विशेष प्रकार के ऑपरेशन करने व उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्रकार के साधन प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्हें अटैचमेंट कहते हैं। समान प्रयोग में आने वाली कुछ मुख्य संलग्नियां निम्नलिखित है। ग्राइंडिंग अटैचमेंट, पेपर टर्निंग अटैचमेंट, गियर कटिंग, मिलिंग व कीवेज अटैचमेंट, स्टॉप्स, कॉपिंग, रिवॉल्विंग, क्रेन टर्निंग अटैचमेंट आदि। ठीक, बात करते हैं केंद्र मतलब सेंटर। ये खराद का वह बहुत ही महत्वपूर्ण उप साधन है क्योंकि जॉब को आमतौर पर दो केंद्रों के मध्य ही पकड़ा जाता है जिसमें से एक ही केंद्र व दूसरा मध्य केंद्र होता है। जॉब के दोनों सिरों पर सेंटर ड्रिल द्वारा सेंट्रिक की जाती है। कार करते समय पूरा लोड सेंटर के थोड़े से अग्रभाग पर ही पड़ता है इसलिए यह प्रायः टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्डनिंग व ग्राइंडिंग के बाद ही प्रयोग किए जाते हैं। अत्यंत उच्च चालों पर प्रयोग में लाए जाने वाले केंद्रों के अग्रभाग पर हाई स्पीड या सीमेंटाइट कार्बाइड टिप्स वेल्ड की होती है। हल्के व आम कार्यों के लिए केंद्र का अग्रभाग 60 सेंटीमीटर के लगभग कोणों पर बना होता है। अब साधारण केंद्र। यह केंद्र सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। ये हल्के कार्यों के लिए इनका अंतर्गत कोण 60 डिग्री तथा भारी कार्यों के लिए इसका कोण 75 डिग्री रखा जाता है। इन केंद्रों के दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 चल केंद्र या जीवित केंद्र। यह खराद मशीन के हेड स्टॉक स्पंडल के टेपर बोर में सीधा या स्लीव लगाकर फिट किया जाता है। यह स्पिंडल के साथ साथ घूमता है। इसका अग्र 60 डिग्री के अंतर्गत कोण पर बनाया जाता है तथा सैम पर मोर्स या मीट्रिक टेप पर कटिंग होती है। नंबर 2 अचल सेंटर
अचल सेंटर या मृत केंद्र। यह टेलीस्कोप स्पिंडल में फिट किया जाता है। यह स्थिर रहती है तथा जौ इसके ऊपर घूमता है, इसलिए यह प्रायः हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या उच्च कोटि के टूल स्टील को फाड़ तथा ग्राइंड करके तैयार किए जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि तेज गति पर घूमने वाले जागों में मृत के घिस या जल जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अग्रभाग पर सीमेंटेड टिप्स वेल्ड कर दी जाती है तथा इसको प्रयोग करते समय लुब्रिकेंट का उपयोग अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं अर्ध केंद्र। इसके अग्रभाग के व्यास का 1/3 भाग कटा होता है, जिसका के अनुसार फेसिंग टूल द्वारा केंद्र लगे जॉब की फेसिंग कर सकते हैं। साथ ही इसका प्रयोग छोटे व्यास की जॉबों को टर्न करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं वॉल मतलब वॉल सेंटर। विकेंद्रीकरण विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय टेलीस्कोप की अक्ष रेखा एक नहीं रहती, जिस कारण साधारण केंद्र प्रयोग करने से जॉब पर केंद्र क्षेत्र खराब हो जाते हैं। इस त्रुटि से बचने के लिए बॉल केंद्र का प्रयोग किया जाता है। बात करें नंबर 5 केंद्र। इस केंद्र के अग्र भाग का व्यास बड़ा रखा जाता है तथा इसका प्रयोग पाइपों के टुकड़ों में विभाजित करने के लिए ये पाइप चूड़ी काटते समय आधार प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बर्गर कार्बाइड टिप्ड सेंटर। केंद्र इस केंद्र के अग्रभाग पर सीमेंटेड कार्बाइड ब्रिज कर दी जाती है। यह बहुत ही हार्ड पदार्थ है। जॉब के लाल सूर्य गर्म होने पर भी यह घिसती या जलती नहीं है, इसलिए उच्च गति पर टर्निंग करते समय यह अधिक प्रयोग की जाती है। परंतु जिन जॉब में झिर्रियां अथवा धड़कन आदि का भय हो, वहां पर इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीक्ष्ण भंगुर होते हैं। बात करते हैं रिवॉल्विंग सेंटर। रिवॉल्विंग यह भी अधिक गति पर घूमने वाले जॉबों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसकी बॉडी में बॉल पर रोलर गियर लगे होते हैं। यह गियरिंग के बीच कोणीय टिप लगी होती है जो जॉब के साथ घूमती है, इसलिए इसे ऊंचाई रोधक केंद्र भी कहते हैं। बात करते हैं रिवॉल्विंग सेंटर और डेड सेंटर में अंतर। रिवॉल्विंग सेंटर ये अधिक गति पर घूमने वाले जॉबों के लिए प्रयोग होते हैं। इसकी बॉडी में बॉल व रोलर बेयरिंग लगे होते हैं तथा बेयरिंग के बीच में कोणीय टिप लगी होती है जो जॉब के साथ घूमती है। बात करें डेड सेंटर।
यह टेलीस्टोक स्पिंडल में फिट किया जाता है। यह स्थिर रहता है तथा जॉ इसके ऊपर घूमता है, इसलिए यह प्राय हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील तथा ग्राइंड करके तैयार किया जाता है। बात करते हैं फेस प्लेट। फेस प्लेट यह गोलाकार में ढलवा लोहे की एक प्लेट होती है तथा केंद्र में खराद मशीन के स्पेंडर के अनुसार भीतरी चूड़ियां कटी होती हैं, जिस कारण इसे स्पिंडल पर कसा जाता है। इसके फेस पर भिन्न भिन्न कोणों तथा लंबाई में झिल्लियां कटी होती हैं, जिन जाओं को आसानी से चक में पकड़कर टर्निंग नहीं की जा सकती। उन जाओं को नट बोल्ट तथा क्लैंपों की सहायता के अनुसार फेस प्लेट पर कस कर बोरिंग इत्यादि कर सकते हैं। बात करते हैं चालक प्लेट। यह प्लेट की भांति ढलवा लोहे की गोलाकार बनी होती है, परंतु इसका व्यास फेस प्लेट की अपेक्षा कम होता है। इसके फेस पर भी झिल्लियां कटी होती हैं। इन झिल्लियों में बैंड टेल
जॉब कैरियर को फंसाकर जॉब को घुमाया जाता है। स्ट्रेट टेल जॉब कैरियर को घुमाने के लिए इसकी झिल्ली में पिन कस दी जाती है। इसे कैच प्लेट भी कहते हैं। बात करते हैं कोण प्लेट। इसका प्रयोग किसी जॉब की एक फिनिश की हुई सरफेस के संपूर्ण पर टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग या कोई अन्य ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। कोण प्लेट को फेस पर कस कर जॉब को ट्रू कर लेते हैं। यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। बगैर जॉब या जॉब कैरियर। यह जॉब को पकड़कर घुमाने का मुख्य साधन है। इसका प्रयोग केंद्रों के मध्य टर्निंग और ग्राइंडिंग आदि करते समय ड्राइविंग या फेस प्लेट के साथ किया जाता है। इसे डॉग कैरियर भी कहते हैं। यह कार्बन स्टील के बने होते हैं। यह कार्य के अनुसार विभिन्न साइजों एवं आकार के मिलते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित। नंबर 1 सीधा स्ट्रेट टेल, नंबर 2 बेंड टेल, नंबर 3 क्लैंप टाइप, नंबर 1, नंबर 4 सेफ्टी। आकर में मतलब है सीधा टेल, नंबर 2 बेंड मतलब मुड़ी ऊंच वाला, ऊंच मतलब टेल। नंबर 3 क्लैंप टाइप टेल, नंबर 4 सेफ्टी क्लैंप टाइप टेल। नंबर 5 दो पूंछ वाला टेल। बात करता है मैंड्रिल। पहले से होल किए जागो जैसे पुलियां, गरारियों, वासर आदि के व्यास को संकेंद्रित करने के लिए मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः ठोस इस्पात को टन ग्राइंड करके बनाए जाते हैं। इसके दोनों सिरे पर केंद्र लगे होते हैं, जिस कारण इनका प्रयोग केंद्रों के मध्य खरादने के लिए किया जाता है। मैंड्रिल को केंद्रों के मध्य पकड़कर डॉग कैरियर की सहायता से घुमाया जाता है। मैंड्रिल पर खरादे गए जॉब फेस प्लेट या चक्कों की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध होते हैं। काम के अनुसार ये कई साइजों में आकार में पाए जाते हैं।
नंबर एक प्लेन या टेपर। मैंड्रिल। नंबर दो स्टेट मैंड्रिल। नंबर तीन कोन मैंड्रिल। नंबर चार एक्सपेंशन मैंड्रिल। नंबर पांच गैंग मैंड्रिल। नंबर छह टेपर सैग मैंड्रिल। नंबर सात चूड़ीदार मैंड्रिल। ठीक, अब बात करते हैं चक। ये जब खराद मशीन पर सही बार मजबूती से पकड़कर घुमाने का मुख्य साधन है। चक कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक मतलब फोरजा चक मतलब चार जबड़े वाला चक। चार जबड़े वाला चक। नंबर दो तीन जबड़े वाला चक। नंबर चार नंबर तीन चार जौ वाला संकेंद्रीय चक। नंबर चार कॉम्बिनेशन चक। नंबर पांच चुंबकीय चक। नंबर छह द्रव एवं वायु चलित चक। नंबर सात कॉलेट चक। नंबर आठ ड्रिल चक।
बात करते हैं और जॉ चक्र। इस चक्र की गोलाकार बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है तथा इसमें इसके मध्य के सुराख में स्पिंडल के अनुरूप भीतरी चूड़ी कटी होती है, जिस कारण इसे आसानी से स्पिंडल पर कसा जाता है। इसकी बॉडी में 4 रेडियल झिर्रियां भी कटी होती हैं तथा प्रत्येक झिर्री में एक स्टील जॉ फिट किया जाता है। जॉ के पिछले भाग पर चूड़ी कटी होती है और प्रत्येक झिर्री में चौरस क्षेत्र के हेड वाला एक स्क्रू भी लगा होता है। इसके जॉ पलट कर लगाने से बड़े व्यास के जॉबों को आसानी से पकड़ा जा सकता है तथा पहले से बोर किए जॉबों को बार करने के लिए भी इसे प्रयोग में लाते हैं। इस चक्र का साइज बॉडी के व्यास से लिया जाता है। इस चक्र में गोलाकार, वर्गाकार, उत्केंद्री, अनियमित जॉबों को सही व दृढ़ पकड़ सकते हैं, परंतु 3 जॉब वाले चक्र की अपेक्षा इसमें जॉब को ट्रू करने में समय अधिक लगता है। 4 जॉब वाले चक्र के लाभ: नंबर 1, बड़े जॉबों को अधिक मजबूती से पकड़ कर टर्न कर सकते हैं। नंबर 2, जॉब अधिक सही बांधा जा सकता है। नंबर 3, केंद्रित व अनियमित जॉबों को आसानी से पकड़कर टर्न कर सकते हैं। नंबर 4, दूसरे चक्र की अपेक्षा इसकी पकड़ अधिक विश्वसनीय है। अब बात करते हैं नंबर 2, त्रिजॉ चक्र। इसकी बॉडी ढलवा लोहे की गोलाकार बनी होती है, जिसके मध्य में क्षेत्र के पिछले भाग पर आंतरिक चूड़ी कटी होती है तथा इसके फेस पर 3 रेडियल झिर्रियां कटी होती हैं। इन झिर्रियां के पीछे एक प्लेट लगी होती है, जिसके फेस सकराल चूड़ी कटी होती है, इसलिए इसे सकराल प्लेट भी कहते हैं। इस बीच की सकराल चूड़ी तीनों गुटके के पिछले भाग पर कटी होती है। सकराल प्लेट के पिछले फेस पर बेवल दांते कटे होते हैं। इन बेवल के साथ 3 बेवल पिनियन सेट किए होते हैं। प्रत्येक पिनियन के ऊपरी सिरे पर वर्गाकार ढांचे कटे होते हैं, जिनमें चक्की को लगा कर पिनियन को घुमाने से सकराल प्लेट घूमती है। इस प्लेट से संबंधित तीनों गुटके एक साथ आगे पीछे होते हैं। इस चक्र के जॉब पलटे नहीं जा सकते, इसलिए प्रत्येक चक्र के साथ जॉब के 2 सेट मिलते हैं। इस चक्र का साइज भी बॉडी व्यास से लिया जाता है। इस चक्र की पकड़ शक्ति डॉग चक्र की अपेक्षा कम होती है। इस चक्र में गोल त्रिभुज षटभुज आकार के जॉबों को ही शीघ्र व सही पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3, 4 जॉ वाला सकेंद्रीय चक्र। इस चक्र की यंत्रावली भी 3 जॉ चक्र की भांति ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें 4 जॉ होते हैं, इस कारण इसका प्रयोग अष्टभुज एवं गोलाकार जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। अब आगे कॉलेट चक्र। ये छोटे कॉलेट चक्र ये छोटे व एक ही साइज के जॉब अधिक मात्रा में बनाने हो तो कॉलेट चक्र का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से जॉब को सही पकड़ने में समय कम लगता है। प्रायः इनका प्रयोग ट्रैक, टरेट, पिस्टन व टूल रूम में अति
परिशुद्ध जौ जैसे घड़ियों या टाइटर के पुर्जे आदि बनाने के लिए किया जाता है। कॉलेट गोल वर्गाकार षट्भुज तथा भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं। इसे पकड़ने के लिए प्रायः पेपर स्लिप अर्थात अडप्टर ब्रूस प्रयोग किया जाता है। हेड स्टॉक स्पिंडल में फेड स्लिप के मुख्य भाग पर कॉलेट के अनुरूप पेपर कटी होती है, जिसमें कॉलेट को लगाकर ड्रॉप बार द्वारा कसा जाता है। अब बात करते हैं नंबर कॉम्बिनेशन चक। इस चक्र में डॉग चक व थ्री जो चक्र की यंत्रावली को इकट्ठा कर दिया गया है। इसमें 4 जौ होते हैं, प्रत्येक के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक जौ के ऊपरी भाग को इच्छा अनुसार कहीं भी सेट कर सकते हैं, परंतु जौ का निचला भाग सक्रांत प्लेट के साथ चलता है। इस प्रकार के चक्र का उपयोग एक ही प्रकार के अनियमित जामों को अधिक मात्रा में टर्न करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के चक्रों में सक्रांत प्लेट के साथ के स्थान पर कैम प्लेट का उपयोग किया जाता है। अब बात करें चुंबकीय चक्र। यह भी गोल आकार का होता है। इसके अग्र भाग पर चुंबकीय पत्ती लगी होती है तथा पिछले भाग में शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। विपरीत पोल आकर्षण पैदा करते हैं तथा समान पोल प्रतिकर्षण करते हैं। इसी आधार पर स्थायी चुंबकीय चक्र बनाए जाते हैं। इस चक्र का प्रयोग करने से जॉब अथवा टूल प्रायः चुंबकीय बन जाते हैं। इस चुंबकीय प्रभाव को समाप्त करने के लिए विचुंबकीकरण करना अति आवश्यक है। एक दूसरे प्रकार के विद्युत धारा प्रवाहित चक्र भी बनाए जाते हैं। चुंबकीय चक्रों का प्रयोग पतले जौगों को पकड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि पतले जौग दूसरे चक्रों में जौ के दबाव को सहन नहीं कर सकते अतः टेढ़े हो जाते हैं। चुंबकीय चक्रों पर लौ मिश्रित जागों को ही पकड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं स्टडी रेस्ट। जब लंबे पतले व खोखली छड़ों वाले जागों की टर्निंग करनी हो तो उसमें कंपन आ जाती है। यह कंपन या टेढ़ापन जौ की लंबाई व टूल के दबाव के कारण पैदा होता है। इस दोष को दूर करने के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए स्टडी रेस्ट प्रयोग में लाई जाती है। यह 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थिर स्टडी रेस्ट। नंबर 2 ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट।
नंबर 3 रोलर स्टडी रेस्ट। नंबर 4 रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट। अब बात करते हैं नंबर स्टिल स्टडी रेस्ट। यह ढलवा लोहे की बनी होती है जिसे खराद के बेड मेल पर कहीं भी सेट किया जा सकता है। इसका ऊपरी भाग कब्जे की तरह एक पिन द्वारा निचले भाग से जुड़ा होता है जिससे स्टडी रेस्ट की स्थिति को बदले बिना जॉब को निकाला या दोबारा सेट किया जा सकता है। इसमें 120 डिग्री पर 3 जबड़े होते हैं, 2 निचले भाग पर एक ऊपरी भाग में। इन जबड़ों के एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से जॉब को साइज के अनुसार आगे या पीछे कहीं भी सेट करके जबड़ों को लॉकिंग स्क्रू की सहायता से कर दिया जाता है। इस स्टडी रेस्ट का मुख्य काम लंबे या पतले जॉबों को ठोस आधार प्रदान करने होता है जिससे जॉब या कंपन पीछे दूर हो जाती है। जॉब की लंबाई के अनुसार एक या एक से अधिक स्टडी प्रयोग की जाती है। लंबे तथा पतले जॉबों के आखिरी सिरे पर इसका तब प्रयोग किया जाता है जब तेल स्टॉक का प्रयोग ना करना हो। इसका प्रायः प्रयोग जॉबों के बाहरी सिरे पर फेसिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग व चूड़ी काटते समय किया जाता है। हमारा ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट। ठीक, यह सी आकार की ढलवा लोहे की बनी होती है। इसके जबड़े 90 डिग्री अथवा किसी विशेष कोण पर सेट किए होते हैं। इसे कैरेज के साथ नोटों की सहायता से कसा जाता है। जॉब के सिरे पर कट लगाकर उसके जबड़े जॉब के साथ सटा दिए जाते हैं। इस प्रकार यह कटिंग टूल के सामने जॉब को ठोस आधार प्रदान करती है तथा टूल के पीछे साथ साथ चलती है, इसलिए इसे फॉलोअर स्टडी रेस्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब लंबे जॉब एक बार में सही साइड में टर्न करने हो। अब आगे स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते समय सावधानियां। नंबर 1 आधार को सादे फिनिश्ड सतह पर ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा जबड़ों के अगले भाग खराब हो जाएंगे। नंबर 2 जबड़ों को जॉब पर कसते समय ध्यान रखें कि वह न तो इतने अधिक कसे हैं कि कार की सही उनकी रगड़ से खराब हो जाए और न ही इतना ढीला रखें कि जॉब से जबड़ों के बीच खाली स्थान रह जाए, नजर आए, खाली स्थान नजर आए। नंबर 3 जबड़ों के जॉब पर ग्रीस आदि लगा देनी चाहिए। नंबर 4 जबड़े को सेट करने के पश्चात टूल पर लगे लॉकिंग स्क्रू को भली भांति कस दिया जाता है। बात करते हैं जिग फिक्सचर। इसका प्रयोग आड़े टेढ़े तथा केंद्रित आकृति वाली जॉबों
को अधिक मात्रा में तैयार करने के लिए किया जाता है। प्रायः इनका उपयोग फेस प्लेट पर किया जाता है, परंतु एक या एक दो या कम मात्रा में चावल में इनका उपयोग लाभकारी नहीं, क्योंकि इनको बनाने में काफी धन व्यय होता है। आज की क्लास में समाप्त होते हैं। जिसको पूछना है पूछिए।